हरिओम हरे कृष्ण। देश में कोई बड़ी घटना हो जाती है, किसी के साथ अत्याचार हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चलती हैं, लोग बाग उसे देखते हैं। उसके प्रति जो मरने वाला है, जो पीड़ित है, संवेदनाएं होती हैं, उसके लिए न्याय की मांग की जाती है। समय बीत जाता है, लोग बाग उस चीज को भूल जाते हैं, फिर नई खबर सुनने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि ये खबरें मनोरंजन का साधन बन गई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर बात मैं केवल मनीषा की नहीं करूंगा, जो कि हरियाणा भिवानी की रहने वाली एक बच्ची, मजदूर की बेटी थी, पार्ट टाइम शिक्षिका थी। वह पढ़ाई आगे करना चाहती थी, पैसे भी कमा लूं, पढ़ाई भी कर लूं, माँ बाप का सहारा भी बनूं, पता नहीं क्या क्या अरमान रहे होंगे। कॉलेज जाती है कोई फॉर्म वगैरह भरने के लिए, वहां से गायब हो जाती है, फिर उसका शव मिलता है। इस बीच उसका पिता पुलिस के पास जाता है। पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, न अच्छा व्यवहार मिलता, बल्कि सवाल दाग दिए जाते हैं। तुम्हारी बेटी कहीं किसी के साथ तो नहीं चली गई, पिकनिक मनाने चली गई होगी, इत्यादि इत्यादि। कोई उसे संतोषजनक सहायता नहीं मिलती, जैसा कि अक्सर होता है। बच्ची की जब लाश मिलती है तो उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे, बच्चेदानी गायब थी, किडनीज गायब थी, ऐसा बताया गया है। गर्दन को लगभग काटकर अलग ही कर दिया गया था, रेत दिया गया था। सांस की नली, आहार नली सब कुछ कट चुकी थी, चेहरे को जला दिया गया था। यानी इतनी दुर्दांत हत्या कि इसके बारे में वर्णन करूं तो कम पड़े। लोग सुनकर के आक्रोश में आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा? हम मूल में जाने का प्रयास करते ही नहीं। निर्भया के बारे में आज सारा देश जानता है। दिल्ली की वो घटना जहां पर बच्ची के साथ चलती बस में दुराचार हो जाता है, पूरे देश की आंखें नम थी। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बहुत ज्यादा चर्चाओं में मामला आ गया था, बहुत ज्यादा हाईलाइट वह केस हो गया था, अपराधी पकड़े भी गए थे। इतना हाईलाइट कोई केस शायद ही हुआ हो दुराचार इत्यादि का। लेकिन उसके बाद भी वहां पर अपराधियों को सजा मिलने में 7 साल लग गए। और इतना ही नहीं, वहां पर एक आरोपी को छोड़ दिया गया, यह कहकर के कि जब यह घटना हुई उस समय यह जो आरोपी है यह नाबालिग था। अगर वो नाबालिग था तो फिर किस प्रकार से उसने बलात्कार किया? और जो बलात्कारी है, जो इतना बड़ा हत्यारा है, उसको नाबालिग किस प्रकार से मान लिया जाए? जो इतना जघन्य पाप कर रहा है उसे नाबालिग किस तरह से मान लिया जाए? लेकिन मान लिया गया। इतना ही नहीं, उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। एक ऐसा वहशी दरिंदा जो बलात्कार कर सकता है, वह बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। जहां पर छोटे बच्चे हैं वहां पर वह सांड भी जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि वहां पर उसे उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे कुछ काम कर सके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फ्री में प्रशिक्षण मिल रहा है। वहां से बाहर आता है तो उसे वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, जैसे कि इनाम दिया गया हो। किस चीज के लिए? कि तूने बहुत अच्छा काम कर दिया है। चलो इस बात को भी थोड़ा सा अलग रख दो। 7 साल क्यों लग गए उन आरोपियों को सजा मिलने में, जिनका स्पष्ट रूप से पता था, हर प्रकार के प्रमाण थे कि यही लोग दोषी हैं? 7 साल क्यों लग गए? क्योंकि उनको दया याचिका और क्यूरेटिव याचिका का सहारा मिल गया था, जो कि हमारे कानून का हिस्सा है। किस तरह की दया और किस तरह से पुनर्विचार किया जा सकता है इन फैसलों पर? क्यूरेटिव याचिका, जब पुनर्विचार की याचिका भी खारिज हो जाए उस समय डाल दी जाती है। पुनर्विचार के बाद भी विचार, मामले की गंभीरता को जानते हुए। क्या गंभीर मामला है? गंभीर मामला क्या उनके लिए नहीं हुआ जिनकी बच्ची पीड़ित थी, मर गई है बेचारी तड़प तड़प करके? उनके लिए गंभीर मामला नहीं था क्या? 7 साल लग गए इस प्रकार के प्रकरण में। और ये जो सारी की सारी सुविधाएं हैं, ये दिल्ली कानूनी सहायता प्राधिकरण की तरफ से उन्हें दी गई। यानी वो आदमी जो बेचारे गरीब हैं, उनको कानूनी सहायता देने के लिए इस तरह का प्राधिकरण बनाया गया है। लेकिन क्या उस आदमी को इस प्राधिकरण का पता तक चलता है जो वास्तव में पीड़ित है, जो मुफलिस है, गरीब है, जो सताया गया है? नहीं, उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता। बलात्कारियों को लाभ मिल रहा है। ये मानव आयोग भी कई स्थानों पर, मानव अधिकार आयोग भी कई स्थानों पर आतंकवादियों की सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। उन्हें मानव मानते हुए उनके अधिकारों की बात करने लगता है। ये आतंकवादियों को, ये इस तरह के लोगों को
कैसे संरक्षण मिल जाता है, कैसे ये ऐसे प्राधिकरण इत्यादि के पास में चले जाते हैं और इनको हर प्रकार की सहायता मिल जाती है। 7 साल लग गए न्याय मिलने में, और वो भी इसलिए मिल गया क्योंकि केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। इसको अपेक्षाकृत तेजी से देखा जा रहा था, अन्यथा हो सकता था कि यह केस इसी प्रकार से पड़ा रहता, दूसरे लोग भी इसी प्रकार से छूट जाते। मालेगांव बम धमाकों में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप आए कि वह धमाके उसने कराए हैं। कोई बात नहीं, कोई भी आदमी हो सकता है, चाहे वह साधु है, चाहे वह संत है, कोई भी अपराध कर सकता है। पकड़ लिया गया, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप किसी बात की पूछताछ कर रहे हैं, उसको पूछताछ के तरीके से किया जाए। मार पिटाई की अगर नौबत आए तो मार पिटाई भी करनी पड़ जाए, मैं गलत नहीं मानता। लेकिन एक इंटरव्यू में साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि मुझे वेश्या कहा गया, उल्टा कहा गया, गंदी बातें कही गई, अश्लील फिल्में मेरे सामने चलाई गई, अश्लील आवाजें मेरे सामने चलाई गई, जबकि वहां पर पुरुष लोग मौजूद थे। ऐसा बताया कि हाथ और पैर पकड़ करके झुला करके दीवार में फेंक करके मारते थे, उससे उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। यानी उनका जो साक्षात्कार सुने तो ऐसा लगे कि इतना सारा अत्याचार कैसे हो सकता है। अगर वो सारी बातें सही हैं तो क्या चीजें हुई हैं ये, और अगर वो सारी की सारी बातें सही हैं और वह वास्तव में आरोपी थी और वास्तव में गुनहगार थी, तो उसे जेल के अंदर होना चाहिए था। फिर कानून ने उसे क्यों छोड़ दिया? अब कुछ लोग राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कहेंगे कि कानून तो पार्टी विशेष का है, इसलिए छोड़ दिया गया, जबकि उस पार्टी विशेष के खिलाफ भी कई प्रकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट सुना चुका है। हकीकत यह है कि अगर साध्वी प्रज्ञा दोषी थी तो उसे सजा क्यों नहीं मिली, और अगर वह दोषी नहीं थी तो फिर उस पर जो अत्याचार हुए हैं, उसकी जो बेइज्जती की गई है और एक साध्वी की बेइज्जती की गई है, तो फिर इसका हिसाब किताब कौन देगा? और फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि उन बम को फोड़ने वाला कौन था, वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर साध्वी प्रज्ञा बेकसूर थी तो कोई तो गुनहगार थे, वो गुनहगार पकड़े क्यों नहीं गए? आप किसी व्यक्ति को अंडर ट्रायल रखते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, बाद में उसे छोड़ देते हैं, उस बीच जो अत्याचार हुए हैं उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह के केस जो कि सामने आ गए, उसके बारे में तो हम यहां पर विचार कर रहे हैं। प्रतिदिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां पर गरीब आदमी बेचारा पुलिस के पास में जाता है, पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। कई बार ऐसा होता है कि घर पर उसके हमला हो रहा होता है, कुछ गुंडे हमला कर रहे होते हैं, वह पुलिस के पास में जाता है, पुलिस वहां पर नहीं जाती है। उसके साथ अत्याचार हो गया, वह पुलिस के पास में गया, उसी के साथ में प्रताड़ना की गई क्योंकि उसका कोई रसूख नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, उसी के खिलाफ झूठा केस गढ़ दिया गया। अब वह अदालत में जाता है, वहां पर भी उसे न्याय नहीं मिलता, सिर्फ तारीखें मिलती है। परेशान हो जाता है, सोचता है मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, अब आगे मेरा समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। बेचारा दुम दबा करके बैठ जाता है, केस वापस ले लेता है, हार जाता है, थक जाता है, न्याय कहीं नहीं मिलता। जहां न्याय नहीं मिल रहा हो वहां पर धर्म की बात कैसे हो सकती है भाई? तो मैं केवल यहां पर यह कहना चाहूंगा कि कोई केस आता है, फिलहाल मनीषा का केस है, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर चीज़ों को देख रहे हैं, आपके मन में आक्रोश हो जाता है, न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बस इतना कह करके कमेंट्स इत्यादि कर दिया, इतना कह करके चीज़ें ठीक हो जाती हैं। न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। आवाज उठनी चाहिए कानून में संशोधन की, आवाज उठनी चाहिए इस बात के लिए कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया जाता है, कुछ सालों के बाद में उस आरोप को मिथ्या पाया जाता है, तो उस जो पीड़ित व्यक्ति है जिस पर मिथ्या आरोप लगाया गया था, उसको मुआवजा मिले, किसकी तरफ से? जिसने केस किया था। न केवल उतना खर्च जितना कि उसका हुआ है, उससे ज्यादा, क्योंकि मानसिक रूप से भी उसने बहुत कुछ सहन किया है। और कानून की तरफ से ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो झूठा केस करने वाला व्यक्ति है उसको कम से कम उतनी सजा तो जरूर मिले जितनी कि उस व्यक्ति को सजा मिलती जिस पर वह केस किया गया था, यदि वह केस सच्चा निकलता। तो झूठे केस होना अपने आप बंद हो जाएंगे। यानी ये सारी सुविधाएं अपराधियों के लिए क्यों? और अगर बेगुनाहों पर अत्याचार होता रहेगा और गुनहगार मलाई चाटते रहेंगे तो यकीन मानिए कानून की भी हालत खराब होगी और अपराध भी ठीक नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीजें आदमी अपने प्रयास से प्राप्त कर सकता है,
न्याय सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से मिलने वाली वह चीज है जिसके लिए सरकार का या न्यायपालिका का मुंह ताकना पड़ेगा। अगर वो चीजें ठीक नहीं हो पाई तो फिर केवल एक मनीषा का सवाल नहीं रहेगा, इस तरह के केस रिपीट होते रहेंगे और ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।